नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी बहस में आज बात होगी नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के प्रस्ताव की। दरअसल छत्तीसगढ़ में जवानों के जज्बे से नक्सलियों की नीयत कांप गई है और शायद यही वजह है कि नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है और नक्सलियों ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तों के इस कंबल में लिपटे शांति प्रस्ताव में शर्तें भी हैं। नक्सलियों ने मांग की है कि वो वार्ता को तैयार हैं, लेकिन सशस्त्र बल हटाए जाएं, माओवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध खत्म हो और जेल में बंद उनके नेताओं की बिना किसी शर्त के रिहाई हो। दूसरी तरफ नक्सलियों के इस प्रस्ताव पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि उनके पास तक अभी कोई लेटर नहीं पहुंचा है। प्रस्ताव मिलेगा तो मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद आगे के कदमों को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। लगभग यही जवाब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी दिया। कहा कि सरकार तक इस तरह का कोई ऑफर आएगा उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि ऐसी किसी वार्ता के लिए सबसे पहले नक्सलियों को बंदूक छोड़ना होगा। सरकार प्रस्ताव के बाद बातचीत के आसार पर जरूर बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नक्सली ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें अक्सर करते हैं। पहले नक्सली हथियार छोड़ दें, देश के संविधान को माने, तब जाकर कोई बातचीत होनी चाहिए। और ऐसे में बड़ी बहस का बड़ा सवाल यही कि क्या जवानों के जज्बे से नक्सलियों की नापाक नीयत बदल गई है? क्या सचमुच नक्सली बातचीत करना चाहते हैं या ये कोई नई साजिश है? नक्सलियों के प्रस्ताव पर सरकार का अगला कदम क्या होगा और क्या अब छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से आजादी मिलने वाली है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनते हैं। नहीं, देखिए, वो पहले अपना कदम तो अभी एथेंटिक हम इसी को नहीं मान रहे ना कि ये पर्चा उनके तरफ से आया है, कहाँ आया है, किसको आया है, वो हो तो अगला कदम की बात आए। सरकार को गुमराह करने के लिए बीच बीच में वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। पहली शर्त है कि वो कहें कि भारत के संविधान के ऊपर में हम विश्वास रखते हैं। दूसरी शर्त है कि हम निशर्त वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तीसरी शर्त है कि हम हथियार जो है वो पूरे सरकार के पास में जमा कराने को तैयार हैं। अगर भारत के संविधान के अंतर्गत हथियार छोड़कर निशर्त वो बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करना चाहिए। उनकी शर्तों पर सरकार बातचीत करे मतलब सरकार झुक रही है और लगातार इस प्रकार का बीच बीच में हर 2, 4, 5 साल में इस प्रकार की बातें वो सरकार को गुमराह करने के लिए, सरकार के एक्शन को ढीला करने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहे। जरा ये तो बताएं कि पिछले 2, सवा 2 सालों में नक्सल बेल्ट में कौन सा विकास का काम हुआ? वहां पर जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की शासन में, सड़कें बनाने का काम, वहां पर स्कूलें बनाने का काम, वहां पर खेल की गतिविधियां बढ़ाने का काम, वहां के बच्चों को लाकर शहरों में पढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसके बाद इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। तो बृजमोहन अग्रवाल के सवाल भी आपने सुने। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें नक्सली जानबूझकर करते हैं ताकि मेन मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। इसके पीछे किसी साजिश का अंदेशा भी उन्होंने जाहिर किया है। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से यह भी कहा कि नक्सलियों को पहले हथियार छोड़ना होगा, पहले देश के संविधान को मानना होगा, तब जाकर उनसे बातचीत होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी ये कहा कि अब तक कोई भी प्रस्ताव उन्हें मिला नहीं है, कोई भी लेटर सामने नहीं आया और लगभग यही जवाब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का भी था। और बड़ी बहस के बड़े सवालों का रुख करते हैं। आखिर बड़ी बहस के आज बड़े सवाल क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या जवानों के जज्बे से नक्सलियों की नापाक नीयत बदल गई है? कहीं नक्सलियों की इस वार्ता के प्रस्ताव के पीछे नक्सलियों की नापाक साजिश तो नहीं है? और बड़ा सवाल यह भी है कि वार्ता से क्या शांति का रास्ता निकल पाएगा? और जो सबसे बड़ा सवाल पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में रहा इस 20 साल में कि क्या छत्तीसगढ़ को अब लाल आतंक से आजादी मिल पाएगी? प्रस्ताव तो आया है, प्रस्ताव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि सरकार का रुख क्या होगा? विपक्ष भी कई सवाल पूछ रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बहस के बड़े सवाल समझिए, क्योंकि लगातार जवानों की तैनाती बढ़ी है। क्या इस वजह से भी नक्सली अब डर रहे हैं? क्या नक्सलियों की नीयत अब डगमगा रही है? क्या नक्सलियों की इस प्रस्ताव के पीछे जवानों की तैनाती, जवानों का मोर्चा लेना तो नहीं है, लेकिन साथ साथ इसके पैरेलल एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है
कि कहीं इस प्रस्ताव के पीछे नक्सलियों की साजिश तो नहीं है, जिसका अंदेशा पूर्व गृह मंत्री बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जिसका जिक्र कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसा कई बार होता है, नक्सली जानबूझकर इस तरह की चीजों का जिक्र लेकर आते हैं ताकि ध्यान भटकाया जाए, मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका दिया जाए। लेकिन नक्सलियों ने 3 शर्तें भी रखी हैं, उन शर्तों का भी जिक्र बेहद जरूरी है। दरअसल नक्सलियों ने 3 शर्त जो रखी है उसमें सशस्त्र बलों को वापस बुलाने की मांग है, संगठन पर प्रतिबंध हटाने की मांग है और साथ साथ जेल में बंद नेताओं को रिहा करने की शर्त भी है। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं उमेश घोरमोड़ी जी, बीजेपी के नेता, और सीपीआई की तरफ से धर्मराज महापात्र जी हमारे साथ चर्चा में कनेक्ट हो चुके हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मणि जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो है मेरा आपसे ही है। अब तक सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन जो लेटर पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने है, उस लेटर की ऑथेंटिसिटी पर भी जो सवाल उठाया जा रहा है उसको लेकर सत्ता पक्ष का क्या कहना है? और इसके अलावा अगर ये लेटर सही है, अगर नक्सली सच में बात करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर इसके पीछे क्या रहा कि नक्सली खुद अब बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार हो गए हैं? जी अंकुश जी, आपने 2 सवाल किए। सबसे पहली बात आपने विश्वसनीयता के बारे में। देखिए, वो लेटर अगर गृह मंत्री जी के पास पहुंचता है या मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचता सीधे तौर पे, तब उसकी विश्वसनीयता जो है जाहिर होती। अभी जैसा कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, उसकी विश्वसनीयता लगभग अभी 0 है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि नक्सली अगर शांति वार्ता के लिए सामने से पहल कर रहे हैं तो ये सुखद है, लेकिन ये निशर्त होनी चाहिए। अगर नक्सली शांति वार्ता के लिए पहल कर रहे हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सरकार की जो नीतियां हैं वो आदिवासी क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कई ऐसे लघु वनोपज हैं जिनको समर्थन मूल्य के दायरे में लिया गया है, जिसके कारण जो है वहां के आदिवासी वनोपजों को बेचकर भी जो है अपनी आर्थिक स्थिति जो है सुधारने में लगे हुए हैं और आर्थिक स्थिति उनकी सुधर भी रही है। दूसरी बात, शिक्षा के मामले में कई ऐसे स्कूल थे जो राज्य सरकार ने शुरू कराए हैं, जो नक्सलियों द्वारा बंद करा दिए गए थे। वहां शिक्षा व्यवस्था को पनपने नहीं दे चाहते थे वो, तो उसके लिए भी जो है प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी बात, जवानों की जो पहल है, जो सुरक्षा बलों का जो शौर्य है, जो सुरक्षा बलों की तैनाती है, उसे भी इसका कारण माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो मेरे ख्याल से अहम रोल इसमें निभा रही है। तो अगर नक्सली जो है शांति वार्ता के लिए पहल करते हैं, सबसे पहली बात ध्यान देने लायक बात यह है कि नक्सलियों ने इससे पहले शांति वार्ता की बात भी कही नहीं है। नक्सली अगर शांति वार्ता की बात कर रहे हैं तो या तो वो डर रहे हैं कि जो है ग्रामवासियों का उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है, या तो फिर वो सुरक्षा बलों से डर रहे हैं। तो अगर किसी भी कारण से अगर वो शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये शांति वार्ता निशर्त होनी चाहिए। उमेश जी, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आ रहा हूं। बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि इसमें शर्त नक्सलियों की तरफ से नहीं बल्कि हमारी तरफ से होनी चाहिए अगर नक्सली ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा नतीजा कैसे आया, आखिर ऐसा मौका कैसे बना, किन कारणों से बना है, ये भी एक प्रमुख सवाल है। कांग्रेस का दावा यह है कि जवानों का जज्बा तो है ही, लेकिन साथ साथ सरकार की नीयत भी है, सरकार के प्रयास भी हैं, जिस वजह से नक्सली बातचीत की मेज तक खुद आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपका क्या कहना है, सबसे बड़ा कारण आपको क्या दिखता है? देखिए आयुष जी, अभी मणि जी ने लगातार तमाम विषयों को रखा, अच्छी बात है, लेकिन मणि जी ने तमाम विषयों को रखते हुए, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए, उन्होंने एक बहुत बड़े शब्द का जवानों को लेकर के प्रयोग कर दिया। उसको लेकर के मुझको आपत्ति है। शायद मेरे बात से मणि जी भी सहमत होंगे, ये विवाद का विषय नहीं है। जिस प्रकार से प्रामाणिकता को लेकर के सवाल है उस पत्र के, लेकिन जिस प्रकार से मणि जी ने कहा कि जिस प्रकार से विकास के काम और तमाम तरह विषय, उसके बीच में जिस प्रकार से पत्र मिला है, शांति वार्ता की बातचीत नक्सलियों की तरफ से हो रही है, उसका श्रेय जवानों को भी शायद दिया जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह मुझको लगता है कि घोर आपत्तिजनक है। जवान इस देश की रक्षा के लिए है, नक्सलियों से लड़ने के लिए है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या और कोई भी सरकार हो। मैं समझता हूं कि जवान उसी पराक्रम के साथ लोहा लेने का काम करते हैं और हर मौके पर, हर क्षण पर, हर पल पल नक्सलियों के पैर यदि कांपते हैं तो उन वीर जवानों के कारण ही कांपते हैं और वो हमेशा से जवानों से खौफ खा करके पीछे हटने का काम करते रहे। रह गई बात जिस प्रकार से यह पत्र को मिलने की बात निकल करके आ रही है और शांति वार्ता की बात निकल करके सामने आ रही है,
मैं समझता हूं कि नक्सली इस प्रकार की बातचीत को लेकर के पहले भी आगे आने का प्रयास करते रहे और फिर लगातार बीते वर्षों में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से नक्सलियों ने धोखा देने का भी काम किया है। और यदि वार्ता की बात निकल कर के आ रही है और वह पत्र प्रमाणिक है, तो फिर नक्सलियों के शर्तों पर वार्ता कतई नहीं होनी चाहिए, सरकार के शर्तों पर वार्ता होनी चाहिए। नक्सलियों की एक भी शर्त नहीं चलेगी तब तक जब तक वह इस देश के संविधान को मानने के लिए राजी नहीं हो जाते, तब तक वार्ता नहीं होनी चाहिए जब तक वह हथियार छोड़ करके मुख्यधारा से जुड़ करके बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं। तो मैं समझता हूं कि यदि यह पत्र प्रमाणिक होगा तो सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर आगे बातचीत करेगी। और आयुष जी, एक महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से इस पत्र को लेकर के आज चर्चा का विषय बना हुआ है, हमको नक्सलियों की गतिविधि, और अभी मार्च का महीना चल रहा है, निश्चित तौर पे हमारे वीर जवानों के पराक्रम से नक्सलियों के पैर उखड़ते रहे हैं। मार्च के महीने के बाद अभी गर्मी के दिन आएंगे और जंगलों के अंदर में नक्सलियों के लिए कहीं ना कहीं अनुकूल स्थितियों का अभाव होता जाएगा, विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। इन अप्रैल मई के महीने में हमारे एक्सपर्ट भी कई दफे कह चुके हैं कि नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, फोर्स को, हमारे जवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं बरसात के उस अनुकूल मौसम का इंतजार करते हैं जब विजिबिलिटी कम हो जाती है, घने जंगल होते हैं। तो मुझको लगता है कि हमारे एक्सपर्ट इस दिशा में भी इस पत्र को लेकर के हमारे जो पुलिस के, हमारे सेना के जवान हैं, वह इंटेलिजेंस के लोग इस विषय को भी गंभीरता से विचार करेंगे। और जिस प्रकार से रह गई विकास की बात, तो बीते दिनों के अंदर में हमने देखा है कि किस प्रकार से इन दुर्दान नक्सलियों ने बस्तर क्षेत्र के उन सुदूर गांवों के अंदर में जाकर के पंचायतें लगा करके वहां के ग्रामीण आदिवासी भाइयों को सजा देने का काम किया है, उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया है और बेबाक होकर के अंदर घुस करके ग्रामीणों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करने का काम किया और लगातार नक्सली घटनाएं वहां पर से निकल करके सामने आई है। तो किस आधार पर यह सरकार विकास की गाथा यहाँ पर सुना रहे हैं मनीष जी, यह भी एक बड़ा सवाल मैं समझता हूँ यहाँ पर उठना चाहिए। ठीक है धर्मराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है, जो लेटर अगर सामने आया है तो इसके पीछे आपको सबसे बड़ा कारण क्या दिखता है? क्या सच में नक्सली कमजोर हो रहे हैं या फिर कोई नई साजिश का पहलू भी इसमें जुड़ा हुआ है? मैं समझता हूँ कि आप जो है अगर इस विषय पर बात कर रहे हैं तो इसके कारणों पर जाने की बजाय चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बातचीत से जो है बस्तर को जो है हिंसा से मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हमारे जो जानी मित्र हैं अभी जो कह रहे थे कि नक्सलियों का दुर्दांत और पंचायत लगाया, ये किया, वो मारा और यारा, मुझे सबसे आश्चर्य लग रहा है कि अगर नक्सली ये सब वहां कर रहे थे तो 15 साल तक जिसकी सरकार थी वो क्या पंक्ति थी? वो खुद ही ये बता रहे हैं ना कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीजों का उन्होंने बखान किया। सरकार क्या कर रही है? कौन जिम्मेदार है इसके? केवल नक्सली ये वारदात कर रहे हैं और आप 15 साल सरकार चला रहे हैं, तो आपकी उपलब्धियां नहीं है क्या? इस किस्म की जो बातचीत है उसका कोई अर्थ नहीं। बात यह है, पहली बात कि ये जो पत्र जिसके बारे में चर्चा हो रही है ये प्रामाणिक है या नहीं है, राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कहीं भी अगर इस तरीके से जो है चर्चा होती है तो राज्य सरकार को सबसे पहले निर्णय लेना है कि जो पत्र है इसकी ये पुष्टि करें, ये सही है या नहीं है। दूसरी बात, अगर ये सही है तो जो शर्तें उन्होंने लगाई है उन शर्तों पर राज्य सरकार का रुख क्या है, कहीं ये स्पष्ट होना चाहिए। अब तब जाकर जो है हम उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि बात यह है बस्तर को हिंसा से मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए, ये प्रश्न। ये हम समझते हैं कि बस्तर को हिंसा से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को प्रयत्न करने चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, लाल आतंक। बस्तर केवल लाल आतंक से नहीं जूझ रहा है, बस्तर राज्य प्रायोजित आतंक से भी जूझ रहा है। अगर एक ओर माओवादियों की हिंसा है तो दूसरी ओर राज्य प्रायोजित हिंसा है। सरकार की माओवादियों से निपटने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों के साथ जिस स्थिति का व्यवहार हो रहा है, उन दोनों दो बातों के बीच एक तरफ माओवाद की हिंसा। धर्मराज जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा कि नक्सलियों के नाम पर कई बार आदिवासी भी परेशान होते हैं। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो इसलिए दूसरी ओर राज्य प्रायोजित हिंसा भी है। इन दो हिंसाओं के बीच में निर्दोष आदिवासी दिख रहा है। इसलिए बस्तर की उस निर्दोष आदिवासी को हिंसा से मुक्ति चाहिए।
और अगर इस रास्ते पर कोई बातचीत के प्रयत्न होते हैं तो निश्चित रूप से उसके बारे में बात। ठीक है धर्मराज जी, एक बात स्पष्ट करिएगा, जब आप राज्य प्रायोजित हिंसा का जिक्र करते हैं तो क्या वो शब्द जवानों के लिए है या फिर प्रदेश की पुलिस के लिए या प्रदेश की सरकार के लिए, ये स्पष्ट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये केवल जवानों की बात नहीं है, पूरा जो तंत्र है, पूरा तंत्र। अरे भाई ये तो जो है छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक जिला कलेक्टर अलेक्स पाल मेनन को जो है का अपहरण हो गया था, उसके बाद जो है नक्सलियों के साथ भाजपा की सरकार ने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद खुद रमन सिंह जी के सरकार में सुनील कुमार की चीफ सेक्रेटरी से मध्य प्रदेश की जो फार्मा चीफ सेक्रेटरी रही मैडम निर्मला देव, इनके लीडरशिप में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में जो है नक्सलियों के साथ जो भी संवाद उनके साथ हुआ था, इसमें तय हुआ था जो आदिवासी ऐसे हैं जिनको केवल माओवादियों के नाम से ठप्पा लगाकर जो है जेल की शिक्षा में भेज दिया गया, निर्दोष लोग हैं, इनको रिहा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसका आशय क्या है, श्राप क्या है? बक्सर में जो है माओवाद से निपटने के नाम पर इनोसेंट ट्राइब्स का जिस तरीके वहाँ जो है जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी नहीं धर्मराज जी, बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या नक्सलवादी है या फिर जो सरकार की तरफ से कोट अनकोट आपने कहा कि राज्य प्रायोजित हिंसा है? दोनों है, दोनों है। अगर माओवादियों का हिंसा है, एक बात माओवादियों को समझने की जरूरत है, जो हम बार बार ये कहते रहे, हमारे जनतंत्र के अंदर हिंसा से किसी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, आपके इन सवालों से सत्ता पक्ष और बीजेपी कितनी सहमत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी जी जो बड़ा सवाल है, अगर ये पहल होती है, अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो फिर राज्य सरकार किन पहलुओं को लेकर विचार कर रही है और किन पहलुओं को लेकर विचार किया जाएगा? साथ साथ जो शर्त रखे गए हैं नक्सलियों की तरफ से, 3 प्रमुख शर्तें हैं। संगठन पर जो बैन लगा है उसे खत्म करने का, नक्सली नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है और साथ साथ सशस्त्र बलों को भी वापस बुलाने की मांग की गई है। इन शर्तों को लेकर कितना विचार किया जाएगा मणि जी? अंकुश जी, मैं सबसे पहली बात तो कहना मणि जी, मेरा नाम आयुष है, माफी चाहूंगा, कहिए। आयुष जी, हाँ। आयुष जी, अगर वो शांति वार्ता चाहते हैं तो उन्हें निशर्त आना चाहिए। अगर वो वाकई चाहते हैं कि हिंसा मुक्त हो जाए बस्तर आदिवासी क्षेत्र, तो उन्हें जो है निशर्त आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल चाहेगी कि बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में शांति का माहौल हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंसा हो। और अगर नक्सली, पहली बात तो उस पत्र की पुष्टि होने देना चाहिए हमें, क्योंकि अभी उसकी विश्वसनीयता लगभग शून्य है। वो पत्र अगर मुख्यमंत्री के पास गया होता, गृह मंत्री के पास गया होता, तब हम उसकी विश्वसनीयता को माना। नहीं मणि जी, 2 पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। एक सवाल बीजेपी ने भी उठाया, सीपीआई की तरफ से धर्मराज जी ने भी पूछा कि पत्र की विश्वसनीयता सरकार साफ कर दे कि भैया ये लेटर सही है या गलत है। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि अभी विश्वसनीयता इसकी 0 है, तो भले ही से सही न ठहराया गया हो, लेकिन अब तक इसे खारिज भी नहीं किया गया है। लेटर पब्लिक डोमेन में आए वक्त हो गया है और अब तक इसे किसी भी नक्सली संगठन ने भी इससे इनकार नहीं किया है। तो दोनों पर्सपेक्टिव बराबर हैं। आप ये कह सकते हैं कि पत्र की विश्वसनीयता नहीं है, लेकिन पत्र को खारिज भी नहीं किया गया, ना आपकी तरफ से ना नक्सलियों की तरफ से। तो इस फैक्टर को हम खारिज नहीं कर सकते मणि जी, कहिए। हम खारिज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लो वो पत्र वास्तविक होता है, अगर वाकई किसी नक्सली संगठन द्वारा दिया गया, नक्सलियों द्वारा दिया गया है, तो ये सुखद है, मगर बात जो है निशर्त होनी चाहिए। बात अगर होगी तो सरकार की शर्तों पर होगी। अगर नक्सली तैयार हैं कि संविधान की छतरी के नीचे आकर जो है वो शांति वार्ता करे और संविधान को माने, बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि बंदूक वो छोड़ के शांति वार्ता करे, शांति वार्ता करके बंदूक छोड़े, तो बिल्कुल उसके लिए सरकार तैयार है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय है वो कह रहे थे कि मेरी बातों को गलत दिशा देने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सुरक्षा बलों की तैनाती को बिल्कुल छोटा नहीं बताया है, इसकी बहुत अहम भूमिका है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि सुरक्षा बलों की तैनाती भारतीय जनता पार्टी के राज में भी थी, लेकिन उस समय हिंसा का जो प्रतिशत, अगर उस समय 100% अगर हिंसा हो रही थी, तो उस समय से अभी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अभी 10% हिंसा भी नहीं हो रही है भाजपा राज से की तुलना में अगर देखा जाए तो। और दूसरी बात, इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है सरकार की नीतियों का। वहाँ जो वनोपज होते हैं वो आदिवासियों के जो है आर्थिक जो है माहौल को, आर्थिक स्थिति को बहुत हद तक सुधार रहे हैं। तो सरकार की नीतियों को जो है आप नकार नहीं सकते। शांति वार्ता की पहल उन्होंने पहले तो नहीं की, शांति वार्ता की पहल उन्होंने अभी इसलिए की है क्योंकि सरकार 2 मोर्चे पर बात कर रही है। सरकार युद्ध का रास्ता भी जानती है, सरकार बुद्ध का रास्ता भी जानती है। सरकार शांति वार्ता भी करने को तैयार है और सरकार जो है नक्सली अगर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। मणि जी, सरकार की कोशिशों पर भी धर्मराज जी ने सवाल उठाया, उस पर जवाब दिए, फिर मैं उमेश जी आपके पास आता हूं।
प्रसाद जी की जो बातें हैं उसको मैं सिरे से नकारता हूँ। वो कहते हैं कि सरकार से जो है, सरकार भी जो है हिंसा कर रही है, ऐसा उनके शब्द थे। तो सरकार अपनी जनता के प्रति, जिस जनता ने सरकार को चुना है उसके प्रति किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रही है। हाँ, ये 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का राज था, हो सकता है उसकी बातें कर रहे होंगे। अगर वो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के राज की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज में बवाल खड़ा कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ये वही राज था जिसमें कलेक्टर, एक जिलाधिकारी जो है किडनैप हो जाते हैं नक्सलियों के द्वारा। ये वही भारतीय जनता पार्टी का राज था जिसमें कई कांग्रेस नेताओं की हत्या हो गई, कई पुलिस जवानों की हत्या हो गई, एक एसपी शहीद हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी का राज था। आज देखा जाए तो उस राज से और इस राज में बहुत अंतर है। ये जो 2-2.5 साल का जो कांग्रेस का शासन था, इसमें जो सरकार की नीतियां हैं उसने नक्सलियों को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है और वो शांति वार्ता करने के लिए पहल कर रहे हैं। ठीक है उमेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जवानों का शौर्य तभी उतना था जितना अब है, लेकिन कोई तो कारण सरकार की तरफ से कोशिशों में रहा होगा कि 2-2.25 साल में तस्वीर बदली है और नक्सली बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं, जो आपकी सरकार में नहीं दिखा। बजाय कि बड़े बड़े हमले हुए, झीरम इसमें से सबसे बड़ा कांड है जिसका जिक्र कांग्रेस लगातार करती ही रही है। देखिए आयुष जी, मुझको लगता है कि मणि जी को आपने गंभीरता से सुना नहीं, और यह बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि हमारे वीर जवानों को भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार में उनके पराक्रम को प्रतिशत में बांटने का यह जो निंदनीय कृत्य यहाँ पर मणि जी ने बैठ करके किया है, ये उसी प्रकार का है जैसे कांग्रेस केंद्र में बैठ करके सेना के ऊपर लगातार सवाल उठाती रही है, सेना के शौर्य और पराक्रम के ऊपर सवाल उठाती रही है। यह घोर आपत्तिजनक है जिसकी मैं कड़े शब्दों में यहाँ पर निंदा करता हूँ। रह गई बात विकास के विषयों को लेकर के और तमाम, निश्चित तौर पे विकास ही पैमाना है और विकास के आधार पर ही, बीते 15 वर्षों के विकास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बस्तर क्षेत्र के अंदर में जो विकास के कार्य हुए हैं, निश्चित तौर पे नक्सलियों के पैर उससे उखड़ते हुए दिख रहे हैं। और रह गई बात बीते 2-2.5 वर्षों के अंदर में, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से झीरम का और तमाम तरह का विषय ये उठा रहे हैं, बीते 2-2.5 वर्षों के अंदर में इस सरकार की नक्सल उन्मूलन के लिए नीति क्या है? आप 2-2.5 वर्षों के अंदर में अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि आप बातचीत के रास्ते जाएंगे। कभी आपके नेता कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, कभी वार्ता की बात करते हैं। ये कंफ्यूजन तो सरकार के अंदर है। मणि जी, मैं आपको ठीक है मणि जी सुन लीजिए, मणि जी ठीक है, सुन लीजिए मणि जी, सुन लीजिए, ठीक है मणि जी जवाब दे लीजिएगा, आप सुन लीजिए, ठीक है मणि जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे ही जवाब लूंगा इसका, लेकिन ठीक है सुन लीजिए मणि जी, सुन लीजिए, मैं इसका जवाब आपसे ही लूंगा, लेकिन उमेश जी जवाब दीजिए। साथ में ये भी मेरा सवाल है, जब आप दावा करते हैं कि बस्तर में विकास है, बस्तर में आप लोगों ने 15 साल ऐसा काम किया, तो झीरम भी वही हुआ, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि नक्सलियों की जो पैठ थी आपकी सरकार में कितनी बढ़ती चली गई। आपकी सरकार जब आई थी तब कितने जुल्म में नक्सली थे, और जब सरकार गई तब कितने जुल्म में नक्सली थे। ये भी तो सवाल है ना कि अगर विकास हुआ फिर नक्सली बढ़ते कैसे चले गए। निश्चित तौर पे मैं उसी में आ रहा था। झीरम जैसा गंभीर विषय यहाँ पर आपने भी उठाया, मणि जी ने भी यहाँ पर झीरम जैसे महत्वपूर्ण विषय को रखा है। निश्चित तौर पे झीरम के अंदर में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के उन महान नेताओं की शहादत हो जाती है, और मैं इस सरकार की नीति के ऊपर सवाल इसलिए भी उठा रहा हूँ कि यही कांग्रेस के नेता, यही कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले कहा करते थे कि झीरम के सबूत उनके जेब में है। आज 2-2.5 वर्ष होने जा रहे हैं, कहाँ है वो सबूत कब निकालेंगे? उन दुर्दांत नक्सलियों को जिन्होंने हमारे वीर नेताओं को शहादत दी, उनको सजा ये कब दिलाएंगे? यह तो महत्वपूर्ण सवाल उठ करके निकल करके आता है कि आप जब सबूत नहीं निकालते हैं तो आपकी नीयत और नीति के ऊपर सवाल उठ करके खड़ा होता है। इसका जवाब आपको इस प्रदेश की जनता को ठीक है उमेश जी, एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा है, फिर मणि जी से इस पर मैं रिएक्शन लूंगा। केंद्रीय एजेंसियां भी तो उस पर जांच कर रही थी, उन जांचों का क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे लगातार अगर हम उस वक्त से हम बात करें तो किस प्रकार से केंद्र के अंदर में कांग्रेस की ही, यूपीए की सरकार थी, और उसके बाद वहां से एनआईए जांच को लेकर के आदेश हुआ, उस पर भी कांग्रेस के मित्रों को भरोसा नहीं, उस पर भी लगातार सवाल उठाने का प्रयास ये करते रहे थे। सीबीआई की जांच, तमाम घटनाक्रम पूरे प्रदेश की जनता के सामने है, और ये हम पर ही सवाल। ठीक है मणि जी आपका जवाब, फिर मैं धर्मराज जी के पास जाऊंगा, लगातार इंतजार कर रहे हैं वो। मणि जी जल्दी से उसको देश के न्यायपालिका के सामने ये पेश कर दे। मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस के मित्रों को बीजेपी की सरकार रहते एनआईए के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं मान लेता हूं, सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं है, मैं मान लेता हूं। ठीक है मणि जी, लेकिन इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं को इस देश की न्यायपालिका के ऊपर तो भरोसा होगा ही। तो निश्चित तौर पे मेरा तो निवेदन है कि जो जेब में जो सबूत रखा हुआ है उसको न्यायालय में ले जा करके पेश करें,
और उन ठीक है मणि जी ठीक है जल्दी से मणि जी आपका रिएक्शन, फिर मैं धर्मराज जी के पास जाऊंगा। मणि जी सजा दिलाएं। ठीक है उमेश जी जो आपने पूछा वही सुन लेते हैं। ठीक है हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय अपने सरकार के खिलाफ ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। 6-7 साल से लगातार इन्हीं की सरकार है और ये उम्मीद हमसे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी नाकामी का सबूत है। भैया सबूत कहाँ है? सबूत निकाल के दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हीरम घाटी जो घटना उमेश भाई सुन लेते हैं हम। ठीक है हीरम घाटी की जो घटना हुई है उसके सबूत जब सामने आएंगे, उसकी जांच चल रही है अभी, जब उसकी बातें सामने आएगी तो ये देखने लायक रहेगा कि कौन कौन उसमें संलिप्त पाया जाता है। उमेश गोरवण जी जब सबूत सामने आएंगे, जब पूरी बात सामने आएगी तो ये देखने लायक रहेगा कि कौन कौन संलिप्त पाया जाता है उसमें, कौन कौन उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, ये देखने लायक रहेगा। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग बाद में लड़ लीजिए। धर्मराज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है उमेश जी ठीक है, मणि जी ठीक है बस मणि जी ठीक है, उमेश जी हाँ ठीक है। धर्मराज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सरकार का भी एक स्टैंड है कि निशर्त ही वार्ता होगी और बीजेपी भी यही कह रही कि वार्ता में कोई शर्त हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। अगर नक्सली बाहर से आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं तो फिर शर्त हमारी तरफ से, उनकी तरफ से कोई शर्त जो है हम मानेंगे नहीं, निशर्त होनी चाहिए वार्ता। इस पर आप कितने सहमत हैं और कितनी उम्मीद इससे, अगर निशर्त वार्ता का स्टैंड सरकार की तरफ से रखा जाता है तो फिर बातचीत के आसार और जिस शांति का जिक्र आप कर रहे थे उस शांति की उम्मीद कितनी? देखिए दो बातें अभी जो है सरकार की, आपने खुद ये बताया, सरकार की तरफ से सरकार ने अपना कोई अभिमत स्पष्ट नहीं किया है। आपने खुद गृह मंत्री के बयान के बारे में जानकारी दी है, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के बयान के बारे में जानकारी दी है। सरकार की ओर से जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया की जानकारी मुझे है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के वक्तव्य के आधार पर अपना रिएक्शन नहीं दूंगा। सरकार के अधिकृत की ओर से अधिकृत अभी इस पर इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जो जानकारी हमें है, सरकार ने ये कहा कि वो इस पत्र के बारे में अभी तक अनभिज्ञ हैं, उन तक इस तरीके से कोई पत्र पहुंचा नहीं। इसलिए पहले सरकार अपना रूप साफ करे, इसके बाद जो है इस पर हमसे प्रतिक्रिया देने की होगी। दूसरी बात, आपने जो ये बात कही कि ये शांति बहाली की दिशा में क्या होना चाहिए, और अभी ये जिस तरीके से बहस हो रही थी, मैं सुन रहा था सारी तथ्यों के बहस हो रही। पिछले 15 साल के अंदर जो सरकार, जिस पार्टी की इस राज्य में सरकार रही है, जिसके जमाने में कार्ड मेटला हुआ हो, जिसके जमाने में 74 सीआरपीएफ के जवानों की शहादतें हुई, जिसके जमाने में कलेक्टर का अपहरण हुआ हो, जिसके जमाने में नीरज के अंदर जो है एक राजनीतिक नेतृत्व की सरेआम हिंसा में हत्या हुई है, जिन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए माओवादियों से निपट, कभी नगा बटालियन लाकर, कभी सुपर टॉप केपीएस गिल साहब को लाकर, न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए। तो वो किसकी भाषा में ये बात कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि वो वास्तव में बस्तर में ये हिंसा से बस्तर की आम आदिवासी जो जनता है इसके प्रति जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम समझते हैं बस्तर को दोनों किस्म की हिंसा, चाहे वो माओवादी हिंसा हो या फिर बस्तर में माओवाद से निपटने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ राज्य की जो हिंसा है, इस दोनों किस्म की हिंसा से बस्तर को मुक्ति मिलनी चाहिए। और सरकार में जो भी राजनीतिक ताकतें हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, उनकी ये राजनीतिक जिम्मेदारी है कि इस हिंसा से मुक्ति के रास्ते ढूंढकर जनता को उससे राहत दिलाने के लिए ये प्रयत्न करें। और इसीलिए मैंने कहा कि जो भी चीजें आज सबसे आप अवगत करा रहे हैं, पहले राज्य सरकार को इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और राज्य सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद भी भविष्य क्या होगा या इस पूरे मामले का लपोलुआब क्या होगा, इस पर ज्यादा स्पष्ट बात करना संभव। ठीक है मणि जी, सवाल आपसे ही है कि राज्य सरकार का स्टैंड क्या है, क्लियरेंस क्या है? आपने कहा कि अब तक इसकी ऑथेंटिसिटी क्लियर नहीं हुई है, तो ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये कब तक सुनिश्चित हो पाएगा कि लेटर फर्जी है या फिर सही है? और जो शर्त आपने जिन शर्तों का जिक्र किया, उन शर्तों के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद कितनी है? क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बस्तर में शांति हो, धर्मराज जी जो कह रहे हैं, और निष्कर्ष ये निकले कि ये आतंक खत्म हो, ये हिंसा खत्म हो, शांति आए छत्तीसगढ़ के हर इलाके में। ये कोशिश तभी होगी जब बातचीत आगे बढ़ पाएगी। लेटर की ऑथेंटिसिटी और बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, इसका जवाब? आयुष जी, लेटर की जो ऑथेंटिसिटी है उसकी जांच चल रही है और बहुत जल्द जो है ये बात सामने आ जाएगी कि वो जो पत्र है विश्वसनीय है या नहीं। और अगर वो विश्वसनीय है तो इस पर जो है निशर्त बात होनी चाहिए
किसी भी बातचीत की शुरुआत जो है शर्त से नहीं होनी चाहिए। खासकर नक्सलियों से जो बातचीत है वो शर्त के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको संविधान के नीचे आना है, आपको अगर बंदूक छोड़ना है, तो आपकी वापसी निशर्त होनी चाहिए। और सरकार जो है उस पर गंभीर रूप से विचार करेगी। सरकार अपनी जन सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार चाहती है कि प्रदेश में शांति रहे और जो हिंसक वारदातें होती हैं वो बिल्कुल भी ठीक है, प्रदेश में ना हो। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मणि जी बहुत शुक्रिया आपका, उमेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धर्मराज जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लेटर को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का कहना यह है कि इस पर जांच चल रही है और स्थिति साफ की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में शांति फिर से पूरी तरह से कब आ पाएगी, नक्सलियों का जो आतंक दिखा है उसे खत्म कब किया जाएगा, और जो हिंसा हमने देखी है वो हिंसा वाली घटनाएं कब रुक पाएंगी। ऐसे तमाम सवाल हैं, इन सवाल का जवाब आगे मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी बने रही।